हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं MP यादव पॉलिटी विषय में सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम गत कक्षाओं में भारतीय संविधान के भाग 2 के तहत जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है वहाँ तक हमने शिक्षण अध्ययन किया था। आज हमारा बिल्कुल नया टॉपिक होगा भारतीय संविधान का भाग 3 जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है। एक लंबा पार्ट है मौलिक अधिकारों का। भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं, पॉलिटी के हिसाब से हम देखते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है। इसके बारे में हम एक विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 में कहाँ पर है दोस्तों? संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका क्या किया गया है? भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत निर्धारित हैं और इनका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। दोस्तों, मैग्ना कार्टा शब्द क्या है? तो इसको हम हिंदी के दृष्टिकोण से कह सकते हैं एक अधिकार पत्र। क्या कह सकते हैं? अधिकार पत्र। अधिकार पत्र। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भारतीय संविधान के भाग 3 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। ये मैग्ना कार्टा जो शब्दावली है ये किस प्रकार से, कहने का मतलब आधुनिक समय में प्रचलित है। तो इसकी हम पृष्ठभूमि देखते हैं दोस्तों। मैग्ना कार्टा की पृष्ठभूमि सर्वप्रथम 1215 में इंग्लैंड का जो राजा था, सम्राट, इंग्लैंड के राजा, नाम था किंग जॉन। क्या नाम था? किंग जॉन। 1215 में इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने नागरिकों के अधिकारों की गारंटी प्रदान करने हेतु, नागरिकों के अधिकारों की गारंटी प्रदान करने हेतु एक शाही फरमान ये लिखित में था दोस्तों, लिखित में था, मौखिक नहीं था, जारी किया। सर्वप्रथम इंग्लैंड के सम्राट या राजा किंग जॉन ने नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देने हेतु एक शाही फरमान लिखित रूप में जारी किया। और वो ही आधुनिक समय में, वर्तमान में जो अधिकारों का एक पत्र था, कहने का मतलब ये क्या था? अधिकारों का एक पत्र था कि सामंतों के दबाव में जारी किया गया था ये दोस्तों। तो वर्तमान समय में प्रचलित हो गया किसके रूप में? मैग्ना कार्टा के रूप में। ठीक है। सबसे पहले मैग्ना कार्टा को अपने संविधान में फ्रांस ने स्थान दिया था। कहने का मतलब नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित जो प्रावधान करने हेतु मैग्ना कार्टा को ही इन्होंने एक बेहतरीन तथ्य माना। तत्पश्चात विभिन्न देशों के जो भी संविधान बने उन्होंने अपने संविधान में इस प्रकार की जो शब्दावली है उसको जोड़ना आरंभ किया। ये जो मैग्ना कार्टा शब्द है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है, सर्वप्रथम प्रयोग
या कह सकते हैं भारतीय संविधान के लिए भी कह सकते हैं, ग्रेनविल ऑस्टिन। किसने किया? ग्रेनविल ऑस्टिन ने किया। ग्रेनविल ऑस्टिन कौन थे? ये अमेरिकी इतिहासकार थे। कौन थे? अमेरिकी इतिहासकार कह सकते हैं या विधि विशेषज्ञ भी कह सकते हैं, विधि विशेषज्ञ, इतिहासकार भी कह सकते हैं। तो मैग्ना कार्टा शब्द भारतीय दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो प्रयोग किया वो अमेरिकी इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन ने किया, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन, ऑफ द नेशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। इन्होंने पुस्तक लिखी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशंस। तो इसके माध्यम से इन्होंने जो भारतीय संविधान के मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार, और इसके अलावा जो नीति निदेशक तत्व हैं, डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, इन दोनों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की क्या कहा है? आत्मा। और ये विवरण मिलता है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन, यानी भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला। तो ये बात आप आराम से बता सकते हैं, मैग्ना कार्टा शब्द को भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? ग्रेनविल ऑस्टिन, अमेरिकी इतिहासकार ने। और इनकी पुस्तक, इनका नाम ध्यान रखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। इसमें इन्होंने मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों को संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। उसके पश्चात बात करते हैं हम मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स, किसके रूप में? बिल ऑफ राइट्स के रूप में सबसे पहले किस देश ने अपने संविधान में स्थान दिया? तो आप यहाँ बताएंगे अमेरिका। किसने दिया? अमेरिका ने। अमेरिका का संविधान बना, और उसके पश्चात जब संविधान बना तब नहीं, उसके पश्चात 1791 में बिल ऑफ राइट्स के रूप में अपने संविधान में स्थान दिया मौलिक अधिकारों को। कि कौन से देश ने? अमेरिका ने। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी दोस्तों, किसके बारे में? मैग्ना कार्टा शब्द के बारे में। ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। इसके बारे में हमने यहाँ पर कुछ जो विशेष बातें थी उसको समझने का प्रयास किया है। उसके पश्चात दोस्तों हम कुछ चीज़ों को समझने की और कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, अब एक होता है मूल अधिकार, एक होता है मानवाधिकार। इनको आप अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो शायद ये बात आपको समझ में आएगी। क्या होते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, क्या होते हैं मानवाधिकार। एक तीसरा और होता है जिसको हम कहते हैं विधिक अधिकार, विधिक अधिकार, विधिक यानी कानूनी अधिकार भी कह सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से इनको एक एक को देखेंगे तो आप तीनों को अच्छे से समझ सकेंगे। मूल अधिकार, ये आपको पता है, मूल अधिकार जो होते हैं वो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकार, यानी कहने का मतलब किसी देश के संविधान के द्वारा
उस देश के नागरिकों को दिए गए जो अधिकार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मूल अधिकार कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी देश के संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए जो अधिकार हैं वो मूल अधिकार कहलाते हैं। ठीक इसके उलट मानवाधिकार क्या होते हैं? तो मानवाधिकार जन्म के साथ या कह सकते हैं नैसर्गिक रूप से, जन्म के साथ या नैसर्गिक रूप से स्वतः प्राप्त अधिकार। जन्म के साथ कोई व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसके जो अधिकार शुरू होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मानवाधिकार। या यूं कह सकते हैं इसको, मानव के रूप में प्राप्त अधिकार। मानव के रूप में प्राप्त जो अधिकार हैं वो कैसे अधिकार हैं? मानवाधिकार। ठीक है, और विशेष बात इनकी ये भी है, ये किसी देश या राज्य की सीमा में नहीं बंधे होते हैं। ये किसी देश या राज्य की सीमा में बंधे हुए नहीं होते हैं। कहने का मतलब इनकी व्यापक अवधारणा होती है। इनकी जो अवधारणा होती है वो क्या होती है? व्यापक। क्या होती है? व्यापक होती है। ठीक है, आप कह सकते हैं ये क्या है दोस्तों? सार्वभौमिक। क्या है? सार्वभौमिक है। तो आप समझ रहे होंगे मेरे दृष्टिकोण से मानवाधिकार क्या होते हैं। जन्म के साथ नैसर्गिक रूप से यानी स्वाभाविक रूप से अपने आप जो प्राप्त होने वाले अधिकार हैं। कोई व्यक्ति धरती पर जन्म लेता है तो आपको पता है वो एक मानव के रूप में परिभाषित होता है। तो मानव को मानव के रूप में जो अधिकार मिलने चाहिए, जन्म लेता है, किस प्रकार से एक समाज का हिस्सा बनता है, एक राज्य का, एक देश का हिस्सा बना होता है। ठीक है, और वो फिर विभिन्न प्रकार की जो समय के साथ में जो गतिविधियां करता है उस गतिविधियों के अनुरूप ही उसका जीवन आगे बढ़ता है। तो कहने का मतलब ऐसे अधिकार जो मानव को मानव के रूप में परिभाषित करते हैं मानवाधिकार कहलाते हैं। ये किसी देश या राज्य की सीमा के अंदर बंधे हुए नहीं होते, व्यापक अवधारणा होती है। अवधारणा कैसी होती है? इनकी व्यापक होती है और ये सार्वभौमिक कहलाते हैं। उसके पश्चात विधिक अधिकार, तो नाम से ही लग रहा है विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार, यानी कानून के द्वारा दिए गए अधिकार क्या कहलाते हैं? विधिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, और ये सार्वभौमिक नहीं है दोस्तों, सार्वभौमिक नहीं है। जैसे मानवाधिकार होते हैं वैसे सार्वभौमिक नहीं है और ये भी अपने आप प्राप्त नहीं होते। ठीक है, जैसे मानवाधिकार मानव को अपने आप प्राप्त होते हैं वैसे अपने आप प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये किसके द्वारा? विधि के द्वारा दिए हुए अधिकार होते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उसमें आपका एक संपत्ति का अधिकार आएगा। वो कैसा अधिकार हो गया है दोस्तों? एक विधिक अधिकार हो गया है, क्योंकि भारतीय संविधान की संसद ने विधि के माध्यम से ही उसको विधिक अधिकार की श्रेणी प्रदान की है। तो मूल अधिकारों में हमने देखा संविधान द्वारा नागरिकों को जो प्रदत्त अधिकार हैं वो मूल अधिकार होते हैं। आपको पता है इनका हनन होने पर यानी किसी भी प्रकार का अगर नुकसान होता है, उल्लंघन होता है, तो न्यायालय क्या जारी करता है दोस्तों? रिट जारी करता है, याचिकाएं जारी करता है। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा
रिट जारी की जाती हैं। आपको पता है जब हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और जो उच्च न्यायालय है उसके द्वारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने का प्रावधान है जब नागरिकों के मूल अधिकारों का क्या होता है, किसी प्रकार का हनन होता है, उल्लंघन होता है। इसके अलावा विशेष बात है दोस्तों, राज्य के खिलाफ प्रदत्त अधिकार, यानी जो मौलिक अधिकार होते हैं वो नागरिकों को राज्य के खिलाफ प्रदत्त अधिकार होते हैं। यानी कहने का मतलब राज्य के खिलाफ दिए गए जो दावे हैं, जो अधिकार हैं, वो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के रूप में प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा मूल अधिकारों की जो प्रकृति होती है, ये भी विशेष बात है। प्रकृति, तो प्रकृति कैसी होती है? निषेधात्मक, या कह सकते हैं एक ही बात है नकारात्मक। ठीक है, निषेधात्मक या नकारात्मक होती है। किसकी प्रकृति? मूल अधिकारों की प्रकृति। तो ये सारी बातें मूल अधिकारों से संबंधित हैं और मानवाधिकारों के बारे में हमने देख ही लिया है। अगर इसका आप एग्जाम्पल देखना चाहो, मानवाधिकारों के बारे में एग्जाम्पल, तो आपको पता है 10 दिसंबर 1948 को जो संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक परिषद ने एलोनेर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था और उन्होंने 10 दिसंबर 1948 को 30 प्रकार के मानवाधिकारों की घोषणा की थी। तो 10 दिसंबर पूरी दुनिया में मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो यूएन, जो संयुक्त राष्ट्र की जो मानवाधिकार परिषद है, वो कार्रवाई करती है। मानवाधिकार परिषद, ठीक है, ये क्या करती है दोस्तों? कार्रवाई करती है। तो दुनिया भर में 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। 10 दिसंबर 1948 को जब इस प्रकार का करते हुआ तो 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर मानवाधिकारों का किसी भी प्रकार से दुनिया में उल्लंघन होता है तो संयुक्त राष्ट्र की जो मानवाधिकार परिषद है वो कार्रवाई करती है। इसके अलावा आपको पता है हमारे देश में भी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और राज्य स्तर पर क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य स्तर पर क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग। तो ये भी मानवाधिकारों से संबंधित किसी भी बात का अगर उल्लंघन होता है तो तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हैं। राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग और देश में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ये सारी बातें हमने तुलनात्मक रूप से किसके बारे में? मानवाधिकारों के बारे में देखी हैं दोस्तों। और यहाँ हनन होने पर हम किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय में नहीं, ठीक है। अगर विधिक अधिकार, जो कानूनी अधिकार विधि द्वारा प्रदत्त होते हैं, इनका अगर किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन होता है, हनन होता है, नुकसान होता है, तो हम किसी न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। हम अपनी जो बात है किसी न्यायाधिकरण के माध्यम से उसके समक्ष रख सकते हैं। उस न्यायाधिकरण की जो अपील है वो कहाँ की जा सकती है? न्यायालय में की जा सकती है। तो ये बातें हमने तुलनात्मक रूप से तीनों के बारे में अध्ययन की हैं दोस्तों, चाहे वो मूल अधिकार हो, चाहे वो मानवाधिकार हो, या फिर विधिक अधिकार हो। इनके बारे में आप विशेष रूप से ध्यान में, बेसिक बातें हैं जो आपको नॉलेज में रहनी चाहिए। उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं भारतीय मूल अधिकारों की जो पृष्ठभूमि है। भारतीय मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि, भारतीय मूल अधिकारों की
पृष्ठभूमि कैसी है। कहने का मतलब जो आज हमें मूल अधिकार मिले हुए हैं ये अपने आप ही थोड़ी मिले हुए हैं, इनके पीछे एक लंबा घटनाक्रम चला। क्योंकि आपको पता है हमने स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा प्रयास 1857 की क्रांति की असफल रही। उसके पश्चात भारतीय लोगों ने अलग अलग दृष्टिकोण से अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी। तो किस प्रकार से मूल अधिकार जो वर्तमान संविधान में निहित है भाग 3 के अंतर्गत इनकी विकास यात्रा रही। तो सबसे पहले आपको पता है 1895 में जो बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक इन्होंने स्वराज्य विधेयक में, किसमें, स्वराज्य विधेयक में मूल अधिकारों की क्या की, मांग, मूल अधिकारों की मांग की। तो सबसे पहले हमारे भारतवर्ष में महान क्रांतिकारी नेता ग्राम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने 1895 में स्वराज्य विधेयक में, आपको पता है भारत में सबसे पहले संविधान की मांग भी इनके द्वारा ही की गई थी। वो भी विधेयक कौन सा था, स्वराज्य विधेयक। और इसी स्वराज्य विधेयक में इन्होंने सबसे पहले किसकी मांग की, मौलिक अधिकारों यानी मूल अधिकारों की मांग की कि व्यक्ति के मूल अधिकार होने चाहिए। उसके बाद में आगे जाकर आपको पता है 1925 में एनी बिसेंट आयरलैंड की थे और भारत में इन्होंने होम रूल आंदोलन भी चलाया था दोस्तों। बड़े स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया था इन्होंने। तो एनी बिसेंट ने 1925 में कॉमनवेल्थ इंडिया बिल, इसमें इन्होंने किसकी मांग की थी दोस्तों, मौलिक अधिकारों की मांग की थी। तो 1925 में एनी बिसेंट ने भी कॉमनवेल्थ इंडिया बिल में किसकी मांग की, मौलिक अधिकारों की मांग की थी। उसके बाद में आगे आएगा 1928 में काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही नेहरू रिपोर्ट का संबंध मोतीलाल नेहरू से है, न कि जवाहरलाल नेहरू से। उनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में, इसमें भी किसका जिक्र किया गया था, मौलिक अधिकारों का क्या किया गया, जिक्र किया गया था। मौलिक अधिकारों के बारे में मांग की गई थी। ठीक है, मौलिक अधिकारों की मांग या कह सकते हैं उसका जिक्र किया गया था। हालांकि इसके ऊपर ज़्यादा विचार नहीं हुआ, लेकिन भारतीयों ने अपनी तरफ से मौलिक अधिकारों की मांग की थी 1928 की नेहरू रिपोर्ट में। उस आगे चलते हैं। उसके बाद में 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की इन्होंने 1931 में। और इस कराची अधिवेशन में क्या हुआ, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों से संबंधित एक संकल्प पारित करवाया। मूल अधिकारों से संबंधित क्या पारित करवाया, एक संकल्प पारित करवाया, जिसका प्रस्ताव किन्होंने तैयार किया था, JL नेहरू ने। तो विशेष बात है, मूल अधिकार जब हम पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1931 का इतिहास के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है
कराची अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इस कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों से संबंधित एक संकल्प पारित करवाया। ये संकल्प भी किसके द्वारा निर्धारित किया गया था, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित था? तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद में आगे 1945 में एक समिति बनी थी दोस्तों, तेज बहादुर सप्रू समिति, तेज बहादुर सप्रू समिति। तो ये समिति कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हमें किस प्रकार से मौलिक अधिकारों के लिए कौन कौन सी चीज़ें निर्धारित करनी है, किस प्रकार से मौलिक अधिकारों को संविधान में स्थान देना है, इसके ऊपर विचार करने के लिए समिति बनाई गई थी, तेज बहादुर सप्रू समिति। मौलिक अधिकारों के साथ में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी इसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, अध्ययन करना था कि कौन कौन सी बातें मौलिक अधिकारों में होगी, कौन सी बातें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में होनी चाहिए। तो तेज बहादुर सप्रू समिति, इन्होंने भी 1945 में क्या किया, मौलिक अधिकारों से संबंधित जो विषय थे उनके ऊपर इन्होंने अध्ययन किया। तो ये बात भी मूल अधिकारों से संबंधित आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आगे आती है, जब संविधान निर्माण किया जा रहा था, संविधान निर्माण, तो संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान, संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान संविधान सभा के द्वारा जो मूल अधिकारों से संबंधित समिति बनाई गई, मूल अधिकार समिति बनाई गई, मूल अधिकार समिति संविधान सभा ने बनाई थी, मूल अधिकार समिति, और एक थी उप मूल अधिकार समिति। तो जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तो संविधान सभा के द्वारा मूल अधिकार समिति और उप मौलिक अधिकार समिति बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष तो थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसके अध्यक्ष कौन थे, आचार्य JB कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो दोनों के नेतृत्व में, कहने का मतलब अलग अलग समितियां बनी जिनको मौलिक अधिकारों से संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करनी थी, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। तो ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित जो बातें हैं उसकी एक पृष्ठभूमि है, किस प्रकार से, कहने का मतलब भारतीय संविधान में वर्तमान जो मौलिक अधिकार हैं वो अंतर्निहित किए गए, समाहित किए गए। उसके बाद में अब हम आगे चलते हैं, तो मौलिक अधिकारों की हम विशेषता, मौलिक अधिकारों की क्या देखते हैं, विशेषता, मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों की विशेषताएं, मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या है। मूल अधिकारों की विशेषताएं, तो सबसे पहली बात दोस्तों यही है कि मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय है। संरक्षक कौन है, उच्चतम न्यायालय। मूल अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। संरक्षक का मतलब ये क्या, मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, संरक्षक का मतलब ये क्या है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए गारंटी प्रदान करता है। तो मौलिक अधिकारों का या मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना गया है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को माना गया है। दूसरी विशेषता ये है दोस्तों इसकी, मूल अधिकार क्या है, न्यायोचित है। मूल अधिकार क्या है, न्यायोचित। मूल अधिकार न्यायोचित है। न्यायोचित होने का मतलब ये है कि अगर किसी भी प्रकार का हनन होता है या किसी भी प्रकार का उल्लंघन होता है, मूल अधिकारों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन होता है, उल्लंघन होने पर किसकी, न्यायालय की शरण ली जा सकती है। न्यायालय की शरण ली जा सकती है।
ये ध्यान रखेंगे आप। मूल अधिकार क्या है? न्यायोचित है। आपको पता है राज्य के खिलाफ प्रदत्त अधिकार है मूल अधिकार, तो इनका दृष्टिकोण कैसा है? न्यायोचित है, न्याय की दृष्टिकोण से उचित है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो जब इनका उल्लंघन होता है, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता है, तो न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो ये एक मूल अधिकारों की विशेष बात है दोस्तों। उसके बाद में अगली जो बात है वो ये है, मूल अधिकार असीमित नहीं है। शब्दावली ध्यानपूर्वक देखेंगे, असीमित नहीं है, ठीक है। मूल अधिकार असीमित नहीं है। कैसे नहीं है? संसद विधि द्वारा युक्तियुक्त, संसद विधि द्वारा युक्तियुक्त प्रतिबंधों के माध्यम से मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है? सीमित कर सकती है। ऐसे प्रश्न ही बनते हैं कथन और निष्कर्ष का कारण, और ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में काफी डिफिकल्ट बनते हैं दोस्तों। तो संसद विधि के द्वारा युक्त निर्बंधनों के द्वारा या प्रतिबंधों के द्वारा, एक ही बात है, के माध्यम से इनको क्या कर सकती है? सीमित कर सकती है। अर्थात ये क्या है? असीमित नहीं है। उसके बाद में अगली जो बात है वो ये है, ये स्थायी भी नहीं है। मूल अधिकार स्थायी नहीं है। मूल अधिकार स्थायी नहीं है। क्यों? क्योंकि वही बात, संसद विधि द्वारा इनको घटा या बढ़ा सकती है। कहने का मतलब, स्थायी नहीं है, संसद कानून के द्वारा या विधि के द्वारा इनको क्या कर सकती है? घटा सकती है, बढ़ा सकती है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। संसद कानून के द्वारा इनकी शक्ति को क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है, घटा सकती है। जैसे किया भी है संसद ने। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, उसमें से संपत्ति के अधिकार को या मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी प्रदान की। तो इस प्रकार से कहने का मतलब स्थायी नहीं है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है, अगली बात वो ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल, बहुत बड़ी विशेषता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आपको पता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। तो राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है देश या देश के किसी भाग में, अगर किसी भी प्रकार की कोई विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो राष्ट्रपति की उद्घोषणा के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अगर जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो ऐसी स्थिति में जो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, वो कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। वो निलंबित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 ये निलंबित नहीं होते हैं, चाहे देश में क्या लग रहा हो, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। और उसके बाद में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल, वही बात अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 अगर लग रहा है, तो अनुच्छेद 19 एक के अंतर्गत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो सबसे पहले क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे।
राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 अगर लग रहा है, अगर लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत जो अनुच्छेद 1 क, अनुच्छेद 1 ख, अनुच्छेद 1 घ, अनुच्छेद 1 घ, अनुच्छेद 1 अड़, अनुच्छेद 1 च समाप्त हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 1 छ, यानी ABCDEFGH। तो कहने का मतलब ABCDEF है नहीं, G तक है। तो अनुच्छेद 19(1) में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं निर्धारित की गई हैं, वो सबसे पहले समाप्त होती हैं किसमें? राष्ट्रीय आपातकाल में। और यहाँ भी ये ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 19 जो 1 है, इसके अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण, केवल युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की स्थिति में, बाह्य आक्रमण, युद्ध, केवल युद्ध बाह्य आक्रमण की स्थिति में समाप्त होती हैं, स्थिति में ही। समझ रहे होंगे दोस्तों। अगर राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 युद्ध और बाह्य आक्रमण के द्वारा लगाया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी उद्घोषणा की गई है, तो अनुच्छेद 19(1) के तहत दी गई स्वतंत्रताएं क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। ये जो स्वतंत्रताएं हैं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में नहीं, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में नहीं, महत्वपूर्ण है। केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही ये समाप्त होती हैं, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ये समाप्त नहीं होती हैं। तो ये भी मैंने आपको मौलिक अधिकारों की जो प्रमुख विशेषताएं थी उसके अंतर्गत ये दोनों बातें बताई हैं, दोनों आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। ठीक है। 20-21 राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं होते हैं, निलंबित नहीं होते हैं, सॉरी समाप्त नहीं, निलंबित नहीं होते हैं। और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 19(1) में दी गई जो स्वतंत्रताएं हैं वो सर्वप्रथम समाप्त होती हैं केवल किस स्थिति में? युद्ध बाह्य आक्रमण की स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ये कभी समाप्त नहीं होती हैं। उसके पश्चात आगे हम बात करते हैं, तो अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, यानी ये केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं, विदेशियों को नहीं मिलते हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद कौन कौन से? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, वो केवल और केवल किसके लिए हैं? भारतीयों के लिए ही हैं। इसमें किसी भी प्रकार का विदेशी भागीदार नहीं हो सकता। तो ये आप 5 विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, केवल भारतीयों को प्राप्त है। और उसके बाद में विदेशियों को प्राप्त, विदेशियों को प्राप्त, विदेशियों को प्राप्त जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है। अनुच्छेद 21 के पास में 21 क भी लिख सकते हैं आप, 21A भी लिख सकते हैं। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। ये ऐसे मूल अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, 18, 20 के बाद में 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। तो ये समस्त बातें हैं जो भारतीय संविधान के भाग 3 को काफ़ी महत्वपूर्ण बनाती हैं, मूल अधिकारों को
हम यहाँ पर विशेषताओं के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो भाग 3 को किस विद्वान ने, भाग 3 को किस विद्वान ने संविधान का सबसे आलोचित भाग कहा, जिसकी आलोचना की जा सकती है? संविधान का सबसे आलोचित भाग, संविधान का सबसे आलोचित भाग किसने कहा? तो आप यहाँ बताएंगे डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान के सबसे आलोचित भाग की संज्ञा दी है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों, मूल अधिकारों से संबंधित जितनी भी प्रकार की जो विशेषताएं थी वो हमने यहाँ पर क्रमबद्ध रूप से देखी हैं। मेरे ख्याल से आपको विशेष जो बातें थी मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई वो समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आती हैं तो पुनः एक बार हम इनको देख लेते हैं, इनको रिपीट करते हैं। पहली बात आती है मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को, क्योंकि नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये एक प्रकार से गारंटी प्रदान करता है। इसके बाद में मूल अधिकार न्यायोचित हैं, यानी कहने का मतलब नागरिकों के को न्याय प्रदान करने के दृष्टिकोण से उपलब्ध करवाए गए हैं। अगर किसी भी प्रकार का उल्लंघन होता है तो न्यायालय की शरण ली जा सकती है। व्यक्ति कहाँ जा सकता है? न्यायालय में जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में ऐसी व्यवस्था नहीं है। उसके बाद में विशेष बात है मूल अधिकार असीमित नहीं है। संसद अपनी विधि की शक्ति के माध्यम से युक्त प्रतिबंधों के माध्यम से इनको क्या कर सकती है? सीमित कर सकती है, और स्थायी भी नहीं है। अगली बात कहता है कि मूल अधिकार स्थायी भी नहीं है। संसद अपनी विधि बनाने की शक्ति के माध्यम से इनकी संख्या को घटाया बढ़ा सकती है, इस प्रकार से स्थायी भी नहीं है। और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19(1) में जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं वो समाप्त होती हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ हम कुछ बातें हैं जो ये लीजिए, ठीक है। उसके बाद में अगली जो बात है वो केवल भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। और विदेशियों को जो प्राप्त हैं वो कौन कौन से हैं? तो 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। और उसके बाद में ये भी बात ध्यान रखेंगे कि किस विद्वान ने भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान का सबसे आलोचित भाग कहा? तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं मौलिक अधिकारों को देखते हुए। तो यहाँ हम देखेंगे मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है प्रावधान। जबकि आपको ये भी पता है कि जो मूल संविधान में प्रदान किए गए कितने मौलिक अधिकार? 7। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए वो कितने? 7। और वर्तमान में कितने हैं? 6 मूल अधिकार। वर्तमान में कितने हैं? 6। इसमें से जो एक विलोप हुआ है वो कौन सा है? तो ये है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 इसको क्या कर दिया गया है? मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, इसको क्या किया गया है दोस्तों? मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर, यानी मौलिक अधिकार जहां निर्धारित किए गए हैं वहां से इसको हटाया गया है और इसको 300 क अनुच्छेद 300 क
या आप अंग्रेजी में देखें तो ए भी कह सकते हैं, के तहत एक क्या बना दिया गया है, विधिक अधिकार। क्या बनाया गया है, विधिक अधिकार। संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्तमान में भारतीय संविधान में जो नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं, तो आप बताएंगे 6। पहले कितने थे, जब हमारे भारत का संविधान बना, लागू हुआ, तो 7 थे। ये मैंने आपको संपत्ति का अधिकार यहाँ पर बताया है। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे क्रमबद्ध रूप से, तो वहाँ पर भी ये बातें वापस हम एक बार पुनः देख लेंगे। तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको पता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। उसके बाद में नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ थोड़ा जगह कम है इसलिए हम थोड़ा इधर लेते हैं इसको। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद में अगला आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद में अगला आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद में जो अगला है वो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। संस्कृति का अधिकार। और उसके बाद में अगला जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए थे। वर्तमान में इनकी संख्या 6 है, क्योंकि यहाँ जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है और उसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये केवल 2 अनुच्छेदों में, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 में। उसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है, 25 से लेकर 28 तक। और शिक्षा और संस्कृति ये 2 में ही है, अनुच्छेद 29-30। और यह है अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपको पता है यहाँ पर 31 नहीं दिख रहा है, अनुच्छेद 31 इसी में तो था संपत्ति का अधिकार जो आपके सामने है। किस प्रकार से इसको हटाकर क्या बनाया गया है, कानूनी अधिकार बनाया गया है। अब हम दोस्तों यहाँ देख रहे हैं अनुच्छेद 12 से 35, जबकि आपको पता है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, तो 12 और 13 गायब हैं। इसके बाद में जब हम नीचे वाला देखते हैं, बाकी सब क्रमबद्ध हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो अनुच्छेद 32, उसके बाद में 33, 34, 35 यहाँ पर उल्लेखित ही नहीं है, हमने यहाँ पर देखा ही नहीं है। तो ये क्या है, जब हम अब इनको डिटेल से पढ़ने जाएंगे तब इनके बारे में, सभी के बारे में एक एक बात सामने आने वाली है। तो मैंने आपको यहाँ पर जबकि आप सभी लोग जानते हैं, इतना समझते हैं कि वर्तमान में
इस प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों के पास में हैं, उनको संविधान के द्वारा दिया गया जो अधिकार है वो कौन कौन सा है ये आपके सामने है। उसके बाद में अब हम इनको क्रमबद्ध रूप से देखते हैं। तो सबसे पहले हम समानता के अधिकार को नहीं पढ़कर सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 को। किसको पढ़ेंगे? अनुच्छेद 12 को। उसके बाद में 13 को। जब दोनों हो जाएंगे उसके बाद में आएगा कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। ठीक है। और जो बच गए 32 के बाद में 33, 34, 35 वो आगे जो ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार पूरा होगा उसके पश्चात उनके बारे में जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 इसमें राज्य शब्द की परिभाषा। किसका उल्लेख है? राज्य शब्द की परिभाषा। राज्य शब्द की परिभाषा एक बार प्रश्न आया हुआ है, इसमें सीधा ही पूछ लिया, ऑप्शन दे दिया, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को परिभाषित करता है? तो राष्ट्रपति, अब उसमें अनुच्छेद 12 था, अनुच्छेद 14 था, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। अब आप इसका उत्तर क्या करेंगे? तो जब पढ़ा हुआ ही नहीं है तो हम किस प्रकार से करेंगे? वहाँ पर फिर हम अपनी मनमर्जी से जो भी हमें अच्छा लगेगा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, उसके ऊपर अपना ध्यान टिकाएंगे, और वहाँ पर फिर प्रश्न जो आपको नहीं आ रहा है वो निश्चित रूप से क्या होता है? गलत होता है, जो दूसरे पर्सन को भी फिर अपनी श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। तो राज्य शब्द की परिभाषा इसके अंतर्गत क्या क्या है? देखिए, संसद द्वारा स्थापित संस्थाएं। संसद जो भी संस्थाओं की स्थापना करती है इसके अंतर्गत जो भी आते हैं, तो बेसिक चीज आप यहाँ ध्यान रख लीजिए, संघ सरकार, जो केंद्र सरकार आती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी, कहने का मतलब अधिकारी आते हैं, जो भी संस्थाएं आती हैं, वो सारी की सारी किस में आएंगी? राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है। पूरे देश में कहने का मतलब संसद जो भी संस्थाएं स्थापित करती हैं वो संघ सरकार के अंतर्गत ही आती हैं। संघ सरकार से जुड़े हुए जितने भी जो पदाधिकारी हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य शब्द की परिभाषा में आएंगे। उसके बाद में राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित संस्थाएं, यहाँ राज्य सरकार आ जाएगी, आपको पता है। राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित संस्थाएं, और इसमें क्या आएगा दोस्तों? राज्य सरकार आएगा। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ स्थानीय निकाय में जैसे जिला बोर्ड, नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, नगर पालिकाएं। इसके अलावा आपको पता है जो भी प्राधिकरण होते हैं, जो भी प्राधिकरण, यूआईटी वगैरह, जैसे आपने सुना है, जैसे अपने राजस्थान में जेडीए। ठीक है। ऐसे उदाहरण भी आपको राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत ही मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी संवैधानिक या गैर संवैधानिक या वैधानिक निकाय, निगम, कंपनी, कोई भी बोर्ड,
ये सारे के सारे आएंगे किसके अंतर्गत है? राज्य शब्द के अंतर्गत। कहने का मतलब है कि ऐसा विस्तृत एक बड़ा भूभाग जिसके अंतर्गत राज्य की समस्त गतिविधियों का संचालन होता है, प्रशासन जो व्यवस्था है उसका संचालन होता है, ठीक है, उसी के अंतर्गत उसकी व्यवस्था बनाई जाती है। उस व्यवस्था का संचालन करने हेतु उसको विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, उसको फिर संरक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसी संस्थाएं जो राज्य के काम में सहायता करती हैं, राज्य से सहायता प्राप्त करती हैं, वो सारी की सारी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं ONGC, जैसे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसके अलावा आपको पता है भेल, इसके अलावा आपको पता है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मतलब है भारतीय जीवन बीमा निगम। तो ऐसी कुछ जो विशेष संस्थाएं होती हैं, निगम होते हैं, निकाय होते हैं, वो भी किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? राज्य शब्द की परिभाषा में इनको शामिल किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप राज्य की परिभाषा समझ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? तो संसद द्वारा स्थापित जो भी संस्थाएं हैं, केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित जो भी संस्थाएं हैं, वो राज्य शब्द की परिभाषा में आती हैं। जैसे राष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, इसके अलावा राज्यसभा सभापति है, उपसभापति है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, CAG, महान्यायवादी, आपको पता है जितने पदाधिकारी आते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। वही राज्य विधानमंडल के द्वारा जो भी संस्थाएं आएंगी वो इसके अंतर्गत आएंगी। स्थानीय निकाय आपको पता है पंचायती राज होता है, जिला बोर्ड होते हैं, नगर पालिकाएँ होते हैं, इसके जो प्राधिकारी होते हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होंगे। कोई भी प्राधिकरण गठित किया जाता है, जैसे UIT वगैरह होती हैं, शहरों में मिलती हैं, JDA वगैरह जो प्राधिकरण हैं वो राज्य शब्द के अंतर्गत ही आएंगी। कोई भी संवैधानिक, गैर संवैधानिक या वैधानिक निकाय, निगम, कंपनी या बोर्ड होते हैं जो राज्य से सहायता प्राप्त करते हैं, जो राज्य के कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं, वो सब राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर ONGC, गेल, सेल, LIC वगैरह जो भी संस्थाएं होती हैं, वो समस्त प्रकार की जो भी अन्य संस्थाएं होती हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आप राज्य शब्द की परिभाषा में किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होने वाले, क्योंकि इनके अलावा आपको पता है राज्य शब्द के अंतर्गत और क्या बचा है। मेरे ख्याल से ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये था दोस्तों आपका अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा। उसके बाद में अब हम आगे देखते हैं अपना अनुच्छेद 13, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, मूल अधिकारों से असंगत, मूल अधिकारों से असंगत, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, अल्पीकरण करने वाली विधियां, इन सभी को क्या किया गया है दोस्तों? स्पष्ट किया गया है। किस अनुच्छेद के माध्यम से? अनुच्छेद 13 के माध्यम से। ठीक है, किस प्रकार से? मूल अधिकारों से असंगत किसी भी प्रकार की कोई विधि है तो उसको किस प्रकार से कमजोर किया जा सकता है, किस प्रकार से उसका निरीक्षण किया जा सकता है, ये सारी की सारी जो बातें हैं विधियों के रूप में कहाँ पर दर्शाई गई हैं? अनुच्छेद 13। ज़्यादातर अमूमन आपको जो बुक्स मिलेंगी उसमें सीधा आपको मिलेगा लिखा हुआ न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। आपको पता है किसी भी प्रकार की अगर संविधान से असंगत कोई भी बात होती है तो न्यायपालिका अपनी जो शक्ति होती है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, उसके माध्यम से उसका निरीक्षण करती है, उसकी जांच करती है, परीक्षण करती है। तो वो शक्ति होती है न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन।
अनुच्छेद 13 में जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है, इसको कहीं भी परिभाषित या उल्लेखित नहीं किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये अनुच्छेद 13 में या भारतीय संविधान में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। केवल बोलचाल की भाषा में हम इसको इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन कहीं पर भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली उल्लेखित नहीं है। हाँ, न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो अनुच्छेद 13 का आधार जरूर है। अनुच्छेद 13 का क्या है दोस्तों? आधार है। ठीक है, अनुच्छेद 13 का आधार है न्यायिक पुनरावलोकन, लेकिन कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। और जो न्यायिक पुनरावलोकन है, या कह सकते हैं अनुच्छेद 13 में जो न्यायिक पुनरावलोकन की, कहने का मतलब शब्दावली तो उल्लेखित नहीं है, लेकिन जो करते हैं वो जरूर इसके बारे में जानकारी हमें देने वाले हैं जब हम आगे इसका अध्ययन करेंगे। तो अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान को क्या बनाता है? सर्वोच्च बनाता है। भारतीय संविधान को क्या बनाता है दोस्तों? सर्वोच्च बनाता है। ठीक है, क्यों बनाता है? क्योंकि आपको पता है इसके माध्यम से क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन होता है। हालांकि ये शब्द उल्लेखित नहीं है, लेकिन फिर भी ये करते जरूर होता है। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार किस अनुच्छेद के माध्यम से दृष्टिगत किया गया है? तो अनुच्छेद 13 के माध्यम से दृष्टिगत किया गया है। जब मूल संविधान भारत का 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उस संविधान में अनुच्छेद 13 में 3 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 3 धाराएं। ठीक है, कितनी धाराएं थी दोस्तों? 3 धाराएं थी। वर्तमान में कितनी हैं? तो वर्तमान में 4 हैं। कितनी धाराएं हैं? वर्तमान में 4 धाराएं हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 13 के बारे में कुछ बेसिक पृष्ठभूमि थी जो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। मूल अधिकारों से असंगतियां, उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां स्पष्ट की गई हैं। और न्यायिक पुनरावलोकन हालांकि एक कर्ते के रूप में अनुच्छेद 13 के माध्यम से हमारे सामने आएगा, लेकिन ये शब्दावली कहीं पर भी अनुच्छेद 13 में उल्लेखित नहीं है। और अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान को सुप्रीम बनाता है, सर्वोच्च बनाता है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार बताया गया है किसको? अनुच्छेद 13 को। और उसके बाद में जो अगली बात आती है वो यही आती है कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मूल संविधान में कितने खंड या कितनी धाराएं निर्धारित थी? तो 3 धाराएं या 3 खंड कह सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 4 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 4 हैं, जिनके बारे में हम यहाँ आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे। उसके पश्चात अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो बातें रह गई उसका हम आने वाली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।